नमस्कार दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाली कृषि, जिसमें भारत की 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है, उसको लेकर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से 2015 से लेकर 2023 के बीच पूछे गए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे, और साथ में वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़ी सेक्शन भी कंप्लीट करवाऊंगा। क्योंकि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाइक एसएससी, एचएसएससी, किसी भी स्टेट पीसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का, तो वहाँ पर खेती से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हाल ही में पूछे गए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जवाब रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो 5 प्रकार के क्षेत्र होते हैं और मुख्यतः 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इस प्राइमरी सेक्टर का नाम ही होता है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र, और जितना भी इसके अंदर प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कौन से सेक्टर में उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा होता है, तो वो सेक्टर होता है कृषि क्षेत्र। और उसके अलावा यदि बात करें तो कृषि क्षेत्र में या फिर प्राथमिक क्षेत्र में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें रेड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको यहाँ से याद करना है। और प्राथमिक क्षेत्र में अन्य जो क्षेत्र आते हैं, उसके अंतर्गत पशुपालन आता है, डेयरी पालन आता है, मत्स्य पालन आता है, मधुमक्खी पालन आता है, केंचुआ पालन आता है, खनन, वानिकी। तो ऐसे मिला के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र बनते हैं प्राथमिक। सेकेंडली बात करें तो वृक्षारोपण खेती में क्या होता है? अब वृक्ष का रोपण किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा कि एकल फसल उगाई जाती है। सिंपल सी बात है, अगर वृक्ष से आप रोपण कर रहे हो तो एक टाइप की फसल यहाँ पर उगाई जाती है। बागवानी एक तरीके से आप इसे कह सकते हो। जैसे आप अंगूर के या फिर अमरूद के बाग वगैरह लगाते हैं, तो उसके माध्यम से वृक्षारोपण किया जाता है और एक प्रकार की खेती की जाती है। अरंडी के बीजों में क्या अंतर है? तो यह रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसल होती है। ये आपको यहाँ से याद करना है। यानी कि सर्दी के टाइम पर भी बीजी जाती है और गर्मी के टाइम पर भी बीजी जाती है। रबी फसलों की खेती में क्या मदद करता है? महावत मदद करता है रबी फसलों की खेती में। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? मृदा का क्षरण होता है। अगर आप ज़्यादा सिंथेटिक टाइप के उर्वरक यूज करते हैं, तो उससे मृदा की उपजाऊ शक्ति में कमी आती है। डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा तिल। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि दोनों प्रकार की फसलें होती हैं, रबी और खरीफ। अरंडी के बीज। भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक राज्य में। और सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन भी भारत में कर्नाटक राज्य में होता है। अगर पूछे आपसे कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो उस कंट्री का नाम है लैटिन अमेरिकी देश ब्राज़ील। और ब्राज़ील में जो कहवा के या फिर कॉफ़ी के जो बागान होते हैं जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है, उसे फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा। कपास को इसके विकास के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, डैश ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए। एक खरीफ की फसल है, गर्मियों में उगाई जाती है, और साथ में 210 ठंड से मुक्त दिन चाहिए। अब ठंड से मुक्त है मतलब कि उसमें ठंड बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे इनको 210 दिन चाहिए। आपको पता है कि काफ़ी एक लंबा टाइम पीरियड होता है कपास की खेती का। तो गर्मी के टाइम पर खरीफ की फसलें के अंतर्गत आती है कपास की फसल, उसको उच्च तापमान, तेज़ गर्मी चाहिए, और साथ में 210 दिन ऐसे चाहिए जो ठंड से बिल्कुल मुक्त हो और तेज़ धूप की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
रबी फसल का मौसम कब से कब तक का होता है? तो रबी की फसलें वो होती है जो सर्दी के टाइम पर यानी कि ठंड के टाइम पर बोई जाती है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो ठंड के महीनों में होता है। तो अक्टूबर महीना जब आता है, जैसे वर्तमान में अक्टूबर चल रहा है, आज 8 अक्टूबर है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो महीना होता है, इस टाइम पर भारत में ठंड रहती है, तो रबी की फसल उगाई जाती है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली होती है सरसों, और सरसों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम तिलहन की बात करते हैं। तिलहन टाइप जो खेती होती है, तो वो संबंधित है पीली क्रांति से, आपको याद करना है। जूट को डैश फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सुनहरा फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। अगर जूट की बात करें तो भारत में जूट, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र है, वो कोलकाता में है। और अगर आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे अधिक जूट कहाँ पर उगाया जाता है, तो उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। ये भी आपको याद करना है। साथ में आपको ये पढ़ना होगा कि भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ पर उगाया जाता है, तो बांग्लादेश से सटा हुआ भारत का राज्य है जिसे हम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक जूट होता है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट होता है। और अगर पूछे आपसे कि भारतीय या फिर राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कोलकाता में है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती और कटाई कहलाती है। तो अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है करनाल बंट रोग। तो कई बार रोगों से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आप इन सभी क्वेश्चन को एक सीरीज के माध्यम से कवर कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। ये भी आपको याद करना है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, मैंने आपको पहले बताया। और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो ब्राज़ील का नाम सबसे पहले आता है। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? ये रेन फेड फार्मिंग होती है। रेन फेड फार्मिंग होती है बारानी, आपको याद करना है। किस क्षेत्र ने अपने संतरे के उत्पादन के लिए भौगोलिक पहचान प्राप्त की है, इनकी जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक का कुर्ग है। कपास की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में की जाती है। तो अपने पढ़ा है कि गर्मियों के टाइम पर कपास की खेती होती है। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और 210 दिन ऐसे चाहिए जो ठंड से मुक्त हो। तेज धूप की आवश्यकता होती है। कपास की खेती को गर्मी के टाइम पर बोई जाती है, तो इसे खरीफ की फसल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। खरीफ फसल का मौसम जून से सितंबर महीने तक आता है, यानी कि गर्मियों के टाइम पर आता है। तो ऐसे लड्डू लड्डू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जायद फसल का मौसम कौन सा होता है? तो हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा है खरीफ के बारे में, जो गर्मी की फसलें हैं। एक हमने पढ़ा रबी के बारे में, जो कि ठंड के मौसम की फसलें हैं। तो रबी के बाद में और दोबारा से खरीफ आने से पहले बीच में जो एक छोटी सी खेती की जाती है, उसे कहा जाता है जायद की फसलें, जो कि अप्रैल से जून महीने के अंदर बोई जाती हैं। और जायद की बात करें तो इसमें ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा आदि की बेल उगाई जाती है। तो ये भी आपको बात यहाँ से याद करनी है। तो अपने को पता है कि गेहूं के कटने के बाद में जो 2-3 महीने का टाइम होता है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा बेल उगाया करते हैं। इसके अंदर आप यही खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, तरबूज वगैरह ये सब उगाते हैं। तो इसको जायद की फसलें कहा जाता है। इसके बाद में फिर अगेन दोबारा से खरीफ की फसलें स्टार्ट हो जाती हैं। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इलायची की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर पड़ती है? केरल में पड़ती है। तो केरल है भारत का सबसे बड़ा इलायची का उत्पादक राज्य, आपको याद करना है। केरल के अंदर जो कोची है, इस कोची को तो कहा जाता है मसालों का बागान। ये हमने पढ़ा है, मसालों का बागान। भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम डैश है। तो खरीफ फसलें गर्मियों की हैं। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, यानी कि अब जो महीना है, इस टाइम पर आपने देखा होगा कि कपास जो है वो अपने लास्ट स्टेज पर है। कपास की यहाँ पर जो भी हम कहते हैं कि उसका जो उत्पादन प्रोडक्शन है वो भी जारी है, वो किया जा रहा है। इसके बाद में कहीं कहीं पर तो ये काम फिनिश हो चुका है, कहीं पर अभी कंटिन्यू है। और थोड़े दिन के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि अपने को देखने को क्या मिलेगा इसमें, अपने को यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि उसके बाद में फिर कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड आएगा, बीच में गैप आएगा, और उसके बाद में फिर अगेन दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी
रबी की फसल यानी कि गेहूं आदि बोना स्टार्ट हो जाएगी। कपास की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में डैश फसल के मौसम के दौरान की जाती है, तो खरीफ के दौरान की जाती है। ये बात भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, तो हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक डैश के मामले में महसूस किया गया था। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से। और जो हरित क्रांति के जनक पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो बोरलोग। और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो जनक एम एस स्वामीनाथन, जिनका थोड़े दिन पहले देहांत हुआ है। एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति भारत में कब लाई जाती है? तो हरित क्रांति भारत में 1967-68 में लाई गई थी। फसलों के अंदर अधिक उत्पादन को, इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी भारत में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। परंतु इस फसलों के अंदर सबसे अधिक जो जोर दिया गया था वो गेहूं की फसल पे दिया गया था। ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना डैश के रूप में जाना जाता है, तो कृषि वानिकी इसे कहा जाता है। तो बोला गया है कि लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना कृषि वानिकी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब बागवानी की जाती है तो उसमें कुछ कुछ दूरी पे अमूमन 5 फीट 7 फीट की दूरी पर पौधे रोपण किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं और उनके बीच में फिर कुछ टाइम तक फसलें भी उगाई जाती हैं, तो इसे कृषि वानिकी कहा जाता है, यानी खेती के साथ में वनों को उगाना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको याद करना है, झारखंड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाख का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड करता है। और एक बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर पूछे अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? अभ्रक एक टाइप की चट्टान होती है, तो इसका उत्पादन सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में भारत में ही होता है। सघन खेती का अर्थ क्या है? सघन खेती यानी कंडेंसेशन फार्मिंग की बात की जा रही है। विद्यमान भूमि के सघन उपयोग द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। तो यानी कि ऐसा होता क्या है कि सघन खेती के अंदर एक्चुअल में 2-3 टाइप की जो फसलें होती है वो एक टाइम पर उगाई जाती है साथ साथ में, या फिर थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जहाँ पर वनों को उगाया जाता है, वन टाइप जैसे कि आप बाग वगैरह लगाते हैं, तो उसके बीच में भी फसलों की खेती की जाती है, तो इसे आप सघन खेती के रूप में कह सकते हैं। तो अपने पास में जो भूमि विद्यमान है उसके सघन उपयोग द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी कि कम भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए काम करना, खेती करना, इसे सघन खेती कहा जाता है। भारत में किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हमने अभी पढ़ा है कि भारत में वर्तमान में 58% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती कार्यों में लगी हुई है, तो खेती में सबसे अधिक काम करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन यानी कि रीढ़ भी कहा जाता है खेती को। शुष्क भूमि की खेती के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? रागी की फसलें। अगर भूमि सूखी भी है, जल की मात्रा कम है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो वहाँ पर रागी कर सकते हैं। बाजरा की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में खरीफ फसल के मौसम के दौरान की जाती है, तो काफ़ी आसान है। आगे हम पढ़ेंगे इसको थ्योरी पार्ट में, तब पढ़ेंगे कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं और रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो एमपी में सबसे अधिक दाल होती है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है पंजाब राज्य में। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक डैश के साथ मेल खाता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है, यानी कि ये भारत हुआ, दक्षिण ये है, पश्चिम साइड ये है, तो केरल में यहाँ पर जून जुलाई के अंदर जो यहाँ से मानसून उठता है अरब सागर से, तो काफ़ी हद तक हेल्प करता है खरीफ की फसल में। तो जुलाई के स्टार्टिंग में या फिर जून के एंड में हमारे यहाँ पर जो मानसून है वो पहुँच जाता है और अच्छी खासी बारिश करता है उत्तर भारत में, तो खरीफ की फसलों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद पूछा आपसे, शिफ्टिंग खेती को उत्तर पूर्व भारत में डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो लोग घुमक्कड़ होते हैं वो घूम घूम के खेती करते हैं, यानी जंगलों की कटाई कर करके एक स्थान से दूसरे स्थान को बदल बदल के खेती की जाती है, उसे झूम की खेती कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे आज यहाँ पर जंगली कटाई की, यहाँ पर खेती कर ली कुछ टाइम तक यहाँ की, उसके बाद में जगह को शिफ्ट किया, फिर यहाँ पर जंगल की कटाई की, यहाँ पर भूमि को साफ किया और खेती करनी स्टार्ट कर दी, तो ऐसे जगह बदल बदल के खेती करना, इसे झूम की खेती कहा जाता है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है हीरा लाल चौधरी, ये आपको याद करना है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मसाला दालचीनी का मूल निवासी श्रीलंका है।
दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से कॉफ़ी बीन की किस किस्म का उत्पादन होता है? अरेबिका। आपने पढ़ा है अभी कि अरेबिका कहवा या फिर कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में, यानी कि दक्षिणी भारत में होता है, आपने पढ़ लिया। चांदी की क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसान वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि पर पेड़ उगाते हैं। तो कृषि वानिकी आपने पढ़ा है कि जहाँ पर वो खेती करता है वहाँ पर क्या करता है, व्यापार के उद्देश्य से या फिर गैर व्यापार के उद्देश्य से वो अपनी भूमि पर पेड़ उगाते हैं, तो उसे कृषि वानिकी कहा जाता है। भारत में कौन सी आर्थिक क्रांति एम एस स्वामीनाथन से जुड़ी हुई है? तो हमने अभी पढ़ा है, हरित क्रांति जुड़ी हुई है। और एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो 1967 टू 68 में इस क्रांति की शुरुआत की गई थी फसलों को अधिक उत्पादन के लिए। तो फसलों में अधिक उत्पादन के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन फसलों में भी सबसे अधिक जो जोर दिया गया वो गेहूं के उत्पादन पर दिया गया था। आपको यहाँ से याद करना है। साथ में अगर आपसे पूछे कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत किस व्यक्ति ने की, तो उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भी आपको याद करना है। MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बर्फ की क्रिया के कारण क्षरण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तो मोरेन गठन कहते हैं। चाय और कॉफी भारत में फसलों की किस श्रेणी में आते हैं? वृक्षारोपण फसलें के अंतर्गत आते हैं। कॉफी और चाय वृक्ष कहे जाते हैं। किस रंग की क्रांति चमड़े कोको से संबंधित है? भूरी क्रांति चमड़े या फिर कोको से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति, नीला पानी होता है, पानी में मछली रहती है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? गुलाबी क्रांति। झींगा उत्पादन के लिए भी गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्वचा की पतली परत के साथ भेड़ से ऊन के निष्कर्षण की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? ऊन कटाई। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं। ठंड के टाइम पर होती है और ठंड के टाइम वाली फसलों को हम रबी की फसल बोलते हैं। तो गेहूं एक रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। रबी और खरीफ मौसम के बीच छोटा सा मौसम होता है जिसे जायद फसल या जायद मौसम के नाम से हम जानते हैं, जिसके अंतर्गत तरबूजा, ककड़ी, खरबूजा आदि भी बोए जाते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को किस वर्ष अनुमोदित किया है? 2007 में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, हमने पढ़ा। और ब्राजील में जो कॉफी के या फिर कहवा के जो बागान होते हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, क्योंकि जो आपकी वाइट रेवोल्यूशन है, सफ़ेद क्रांति है, उसकी शुरुआत भी वर्गीस कुरियन के द्वारा ही की गई थी। स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम क्या है? तो जगह बदल बदल कर खेती करने को आप झूम खेती के नाम से जानते हैं। मीठी क्रांति, मीठा शहद होता है, तो मधु के उत्पादन से संबंधित है, शहद के उत्पादन से। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटक? डैश इसे भारत के मसाला उद्यान के रूप में जानते हैं। कोच्चि, केरल इसका सही उत्तर रहेगा। तो केरल राज्य को हम जानते हैं मसाला उद्यान के नाम से। डैश इसे गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं, अपन ने पढ़ लिया इसके बारे में। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? नारंगी के लिए, यानी कि संतरा के लिए प्रसिद्ध है। अल्फांसो किस फल की एक किस्म है? आम की एक किस्म है, आपसे पूछता है। अल्फांसो ऐसे आम हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है विश्व में किस फसल में है? तो गेहूं के उत्पादन में। गेहूं का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, आपको याद करना है। भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है? चावल की। चाहे एक वृक्षारोपण है, चाय हो चाहे कॉफी हो, एक वृक्षारोपण फसल होती है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। देश मेघालय की एक प्रमुख फसल है अनानास। अब आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ना आपको। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती है, अपन ने पढ़ लिया अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्र हैं जैसे पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ, बागवानी, डेयरी पालन, तो केंचुआ पालन है। तो ये सब जो आपके एग्जाम्पल रहेंगे ये खेती से जुड़े हुए होते हैं, तो आपको याद करना है। यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी आते हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा है कि खनन यानी कि माइनिंग करना हो या फिर वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री हो, ये भी आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो सबसे अधिक खेती करने योग्य भूमि भारत में है। दूसरा स्थान USA अमेरिका का है और तीसरा स्थान चाइना का है। भारत में कृषि क्षेत्र अकेले ही देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 49% रोजगार सृजन करता है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। वैसे काम इसमें करते हैं 58% लोग, लेकिन रोजगार सृजन की बात करते हैं तो वो 49% करता है। कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान बात करें तो 20% है, जो अभी बढ़ा है थोड़ा।
भारतीय कृषि और फसल की बात करें तो भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं, यानी कि रबी, खरीफ और जायद। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। रबी की फसलें, इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है और कहीं कहीं पर लिखा होता है सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है, और इनकी कटाई अप्रैल मई या फिर मार्च अप्रैल में कर ली जाती है। ये आपको याद करना है। प्रमुख फसलों की बात करें तो रबी यानी कि ठंड के मौसम में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो गेहूं हुआ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, ये सभी ठंड के टाइम के मौसम की फसलें हैं, तो इन्हें रबी की फसलें कहा जाता है। वहीं पर यदि खरीफ की फसलों की बात करें तो बुआई जून जुलाई के महीने में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर माह में होती है। प्रमुख फसलें कौन सी है, चावल, जवार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तंबाकू, मूंग, उड़द और लोबिया। चावल के बारे में पूछा गया था जब 23 मई 2023 को एग्जाम हुआ था चंडीगढ़ पुलिस का, तो आपसे पूछा गया कि चावल किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जायद की बात करें तो रबी और खरीफ फसल के मध्यवर्ती बीच के काल को अर्थात मार्च में बोई तथा जून में काट ली जाती है। इसमें सब्जियां आती हैं तथा तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि फसलें आती हैं। फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण की बात करें तो नकदी फसलें कौन सी होती है, कैश क्रॉप, अर्थात वे फसलें जो बाजार में शीघ्र जल्दी बिक जाती है और जिनकी बिक्री से तुरंत अपने को कैश प्राप्त होता है, मुद्रा प्राप्त होती है, जैसे गन्ना हुआ, तंबाकू, कपास, जूट, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन की खेती। कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, व्यापार की दृष्टि से जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें कॉमर्शियल क्रॉप कहा जाता है। फसलें जिनका उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है, यानी कि व्यापार करना है, ट्रेड करना है, इसके लिए फसलें उगाई जाती है। और एक मेन मोटिव क्या होता है, लाभ अर्जित करना है, यानी कि धन कमाना है, पैसा कमाना है व्यापार करके। तो उसमें कौन सी आती है, ऑयल सीड्स, तिलहन भी आते हैं उसमें, मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी। शुगर क्रॉप्स की बात करें, सरकरा फसलें, गन्ना में शुगर होता है, चुकंदर में शुगर होता है। फाइबर क्रॉप्स की बात करें, रेशे वाली फसलें, यानी कि जूट, मेस्टा, सनई, कपास, जूट वाली फसलें हैं, सॉरी रेशे वाली फसलें हैं। नार्कोटिक क्रॉप्स की बात करें, उद्दीपक फसलें, चाय और कैफा, जिसे आप क्या कहते हैं, वृक्षारोपण फसलें कहते हैं। सीरियल क्रॉप्स की बात करें, खाने वाली फसलें कौन सी हैं, तो खाद्यान्न का संबंध घासकुल के पौधों से है जिन्हें भोजन के लिए उगाया जाता है। मेजर सीरियल्स क्या है, प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, धान और जो होता है। मोटे अनाज की बात करें जिसे इंग्लिश में मिलेट्स कहा जाता है, मक्का, जवार, बाजरा और मडुआ। समालर मिलेट्स की बात करें तो रागी, सावा, काकुन, चना और कुटकी। भारत की विभिन्न क्रांतियां हमने पढ़ी है पहले भी, अब दोबारा से पढ़ते हैं। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है। गेहूं, व्हीट के उत्पादन पर विशेष यहाँ पर बल दिया गया था। हरित क्रांति के जनक की बात करें तो पूरे विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हमने पहले पढ़ा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 टू 1967 में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि 1961 से 66 में चली थी। 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया, ये हमने पहले पढ़ा है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। इसमें जनक कौन है, भारत के डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, सेकंड अमेरिका का है। नीली क्रांति मत्स्य या फिर मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी है। भारत विश्व में मछली उत्पादन के मामलों में तीसरे स्थान पर है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, हमने पढ़ा। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास और अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। भूरी क्रांति कोको या चर्म उत्पादन। इंद्रधनुष या सदाबहार क्रांति की बात करें तो कृषि के समस्त विकास के लिए इसमें नीली, हरी, पीली, गुलाबी, श्वेत, भूरी सभी क्रांतियों का समावेश होता है। नाबार्ड की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई में है। सिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना होती है और कृषि के लिए, खेती के लिए और गांव के विकास के लिए बैंक है, लोन आदि प्रोवाइड करवाता है। काम की बात करें, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। अध्यक्ष श्री शाह केवी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इसी के साथ में हमारा जो कृषि का टॉपिक है हमने काफ़ी फास्ट मोड में किया है, लेकिन जितनी बातें आपने पढ़ी, आज सीखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम आपको इतनी बातें तो याद करनी पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यदि आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम
चैनल की बात करें तो इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, इनकी वर्ल्ड अवेयरनेस के नाम से रहेगा। इसको आपको जाके ज्वाइन करना है। थैंक यू वेरी मच।